हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथ। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और वो क्लास 11th के हैं, तो आप जो है शुरू हो जाइए, क्योंकि हमने जो है स्टार्ट कर दिया है क्लास 11th का मैथ। ओके, तो ना स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब हम स्टार्ट कर ही दिए हैं तो हमारा वीडियो जो है आपको किस तरीके से मिलेगा। तो आप इस चीज़ का जो है विशेष ध्यान रखना कि जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट कर दिए होंगे, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, तो आपको जो है उसका वीडियोज पार्ट वाइज मिलेगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि यूट्यूब पे जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करता है तो उसको वीडियोज को ढूंढने में बड़ा ही प्रॉब्लम आता है। तो इसको सिंपल तरीके से रखने के लिए हमने क्या करा है कि जिस भी चैप्टर को हम स्टार्ट कर दिए होंगे तो उस चैप्टर का हर एक वीडियोज, अब वो वीडियो चाहे तो इंट्रोडक्शन का हो या तो चाहे तो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस का हो, हर एक वीडियोज आपको पार्ट वाइज मिलेंगे। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का, वो है समुच्चय, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। तो इसका जो है आप देख रहे हैं पार्ट 1, और हालांकि ये भी इंट्रोडक्शन है। चलो तो शुरू करते हैं कि हमारा जो समुच्चय है यानी कि सेट्स है, उसको जो है हम मतलब क्या बोलते हैं ना। तो ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि समुच्चय यानी कि सेट्स जो है इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे है, उसके बाद हम इसको पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। तो समुच्चय का जो उपयोग है, जस्ट इसके अगला वाला चैप्टर है हमारा संबंध, जिसको हम कहते हैं रिलेशन। ठीक, तो रिलेशन में तथा रिलेशन के अगला जस्ट जो चैप्टर है इसी क्लास 11th में, वो है फंक्शन यानी कि फलन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में इस सेट्स यानी कि समुच्चय का उपयोग है। और तो और क्लास 12th में हमारा पूरा कैलकुलस में इस सेट्स का इस्तेमाल है। तो आप सोच सकते हैं कि अच्छा, सेट्स का इस्तेमाल जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरीके से जो है सेट्स को हमें काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। ओके, तो देखना ध्यान से कि सेट्स जो हमारा है इसका परिभाषा क्या है, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो है परिभाषा लिखा हुआ है, तो पढ़ते हैं इसको और उसके बाद जो है रिकग्नाइज करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक, तो कहता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी कि समुच्चय किसको कहेंगे, तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। इसको आराम से पढ़ो। सुपरिभाषित को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड इंग्लिश में। वस्तुओं के संग्रह, संग्रह का मतलब यहाँ पे कलेक्शन, जिसको जो हम समूह बोलते हैं ना, तो वही चीज़ है ये, यानी कि समूह। तो ये वस्तुओं का समूह कह रहा है, बट वैसे वस्तुओं का समूह जो है आपको बताना है जो सुपरिभाषित हो, मतलब वेल डिफाइंड हो। अब यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, तो वेल डिफाइंड का मतलब जो है वो मैं आपको एक्चुअल में एक वर्ड में बताता हूँ कि जो सभी के लिए ट्रू हो, जो सभी के लिए क्या हो, ट्रू हो। ऐसा नहीं कि हमारे हिसाब से कुछ और है और किसी दूसरे पर्सन यानी दूसरे लोग के हिसाब से कुछ और है, तो वो उस चीज़ को हम वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। वेल डिफाइंड हम उसी चीज़ को बोलेंगे जो हर एक पर्सन के लिए क्या हो, सही हो। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखना, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 2-3 मैं आपको वस्तुओं का कलेक्शन दे रहा हूँ, यानी कि समूह दे रहा हूँ, और उसमें जो है चीज़ें ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा वेल डिफाइंड है और कौन कौन सा वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जो सभी के लिए ट्रू हो, उसी को हम बोलेंगे वेल डिफाइंड, यानी कि सुपरिभाषित। और जब सुपरिभाषित रहेगा ही तो उसको तो हम समुच्चय बोल ही देंगे, सुपरिभाषित नहीं रहेगा तो समुच्चय हम नहीं बोलेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। पहला, खतरनाक जानवरों का समूह। तो ये समूह किसका है, खतरनाक जानवरों का समूह है, कलेक्शन है ना। चलो ठीक है, तो बेसिकली वस्तुओं का ही कलेक्शन है, बट इसमें से और सिंप्लीफाई किया हुआ है कि खतरनाक जानवरों का समूह है। तो अब सोचो कि क्या ये हर एक पर्सन के लिए वेल डिफाइंड है। अगर हर एक पर्सन के लिए वेल डिफाइंड है तो फिर हम बोल देंगे समुच्चय, है कि नहीं। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ, खतरनाक जानवरों का समूह कलेक्शन, ठीक, तो मुझे तो कुत्ता से डर लगता है, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि कुत्ता भी लिख दूंगा। ठीक, मुझे चूहे से भी डर लगता है तो मैं तो चूहा भी लिख दूंगा। लेकिन जब इस चीज़ को कोई दूसरा लोग पढ़ेंगे तो दूसरा लोग में भी शायद हो सकता है कि उसे शेर से डर नहीं लगता हो, तो शेर तो नहीं लिखेंगे। और ये भी हो सकता है कि उन्हें कुत्ता से भी ना डर लगता हो, उन्हें चींटी से डर लगता हो। यानी सोच पा रहे हैं आप कि इस चीज़ को पढ़ने से हर एक पर्सन यानी कि हर एक लोग अपना अलग अलग ओपिनियन देंगे। यानी बेसिकली ये हर एक के लिए ट्रू नहीं है,
जैसे कि मैंने कहा ना कि मुझे कुत्ता से डर लगता है, लेकिन किसी लोग को तो कुत्ता से डर भी नहीं लगता है, ठीक। तो ये चीज़ हो जाता है। तो ये बेसिकली सब के लिए ट्रू नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर दूसरा व्यक्ति को चींटी से डर लग रहा है तो उसके बगल वाला को भी चींटी से डर लगेगा, है कि नहीं। तो बेसिकली ये खतरनाक जानवरों का जो समूह है, बेसिकली ये सब के लिए ट्रू नहीं है। हर एक व्यक्ति, हर एक अलग अलग पर्सन अपना अलग अलग ओपिनियन देगा कि नहीं, मुझको जो ये चीज़ से डर लगता है इसलिए मैं इस जानवर को खतरनाक बोलता हूँ, दूसरा बोलेगा कि नहीं मैं इस जानवर को खतरनाक बोलता हूँ। तो इस तरीके से ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सबके लिए ट्रू है ही नहीं। तो इस तरीके से ये जो हमारा कलेक्शन है ये समुच्चय नहीं है। क्लियर। और देखना आगे, अभी देखते रहो ध्यान से। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह। तो इस चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह। तो ये भी हमारा कलेक्शन है, मतलब वस्तुओं का कलेक्शन है, वस्तुओं का जमा कर रहे हैं इसमें। तो इसमें देखना कि हम कौन कौन से वस्तुओं को जमा कर सकते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर, अच्छा, तो इसमें तो इतना सारा ही एलिमेंट्स आएगा, ए, ई, आई, ओ एंड यू। इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। अब इस स्टेटमेंट को दुनिया के किसी भी व्यक्ति को जो है पढ़वा लो तो वो भी क्या ही लिखेगा, यही लिखेगा ना, ठीक। तो इस तरीके से आप ये जो स्टेटमेंट है किसी के पास ले जाओगे तो वो एक ही चीज़ लिखेगा, ये समझ में आ रहा है। तो बेसिकली ये हर एक पर्सन के लिए ट्रू है कि अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर अक्षर का समूह होगा वो इतना ही होगा, ए, ई, आई, ओ और यू। तो बेसिकली ये सभी के लिए ट्रू है, यानी कि ये वेल डिफाइंड है। तो अगर वेल डिफाइंड है यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं का कलेक्शन है, तो यानी कि ये जो है हमारा समुच्चय है। समझ में आ गया। और भी एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे थर्ड में आ जाओ। प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो इसको देखना ध्यान से, प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो अगर मैं इसको पढ़ता हूँ तो क्या लिखेंगे इसमें? प्राकृतिक संख्या जो होता है उसका कलेक्शन बना देंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या। इस तरीके से है तो बहुत सारे एलिमेंट्स है कि नहीं, तो यानी कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर। प्राकृतिक संख्या का समूह बन रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई दूसरा लोग भी इसको पढ़ेगा ना तो यही सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है यानी कि ये जो कलेक्शन है सभी के लिए ट्रू है। प्राकृतिक संख्या अगर दूसरा कोई भी पढ़ेगा तो यही सब लिखेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें वेल डिफाइंड है सभी के लिए ट्रू है, वो उस चीज़ को हम बोलते हैं समुच्चय। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो उसको हम नहीं बोलेंगे समुच्चय में। तो ये तो बेसिकली वेल डिफाइंड है ना, क्योंकि सभी के लिए ट्रू है। कोई भी पर्सन पढ़ करके इतना ही लिखेगा, है कि नहीं। इसके आगे वाले अंक लिख सकते हैं 5, 6 इस तरीके से, मतलब बेसिकली वो यही चीज़ लिखेगा। तो ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये समुच्चय है। और बात करते हैं जैसे 4 नंबर में एग्जाम्पल है ये सब हमारा। अगर मैं लिख दूँ मोटे लड़कों का समुच्चय, मोटे लड़कों का समूह, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ो, मोटे लड़कों का समूह। देखो अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं तो मे भी शायद हो सकता है कि हमारे एरिया में एक छोटा सा ही बच्चा है और वो मोटा है तो उसी को हम मोटा बोल रहे हैं। लेकिन दूसरे वाले एरिया से पूछोगे कि अच्छा मोटे लड़के का समूह बताइए, तो उनके एरिया में मे भी शायद हो सकता है कि आपके जो एरिया में मोटा लड़का है उससे 4 गुना मोटा लड़का उनके एरिया में हो। तो इसको मतलब वो वाला व्यक्ति जब आपके एरिया वाले मोटे लड़कों को देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे, नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मोटा है ही नहीं, चलो हम अपना एरिया में दिखाते हैं तुमको मोटा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये जो मोटे लड़कों का कलेक्शन है अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये भी बेसिकली वेल डिफाइंड नहीं है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आप देख रहे हो इस छोटे से मोटे लड़के को, लेकिन उनके एरिया में तो बहुत बड़ा मोटा लड़का है तो उनके बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से ये भी जो है हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किसको समुच्चय बोलना है, किसको समुच्चय नहीं बोलना है। जो सभी के लिए ट्रू हो यानी कि वेल डिफाइंड हो, सुपरिभाषित हो, उसी को समुच्चय बोलना है, अदरवाइज समुच्चय नहीं बोलना। ठीक है, तो आगे अब हम पढ़ते हैं कि समुच्चय तो हमको समझ में आ गया कि जो वेल डिफाइंड रहेगा उसको हम समुच्चय बोलेंगे। दूसरी बात कि समुच्चय को हम लिखते कैसे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक,
तो समुच्च को जो संकेत के रूप में हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बड़े अक्षर के द्वारा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बड़े अक्षरों के द्वारा। तो सपोज करो कि दूसरा नंबर जो था हमारा समुच्च था, तीसरा नंबर भी हमारा समुच्च है, पहला और चौथा समुच्च नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे कि अच्छा ये समुच्च है, तो चलो इस समुच्च को ए बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना समुच्च को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। ठीक, तो बड़े अक्षर के रूप में हमने ए ले लिया है, यहाँ पे हम सी बी कुछ भी लिख सकते थे, है कि नहीं। तो बेसिकली ये समुच्च का संकेत है कि हाँ ए बराबर समथिंग ये समुच्च है, क्योंकि समुच्च है तो उसको ऑब्वियसली किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बड़े अक्षर से लिख सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। ठीक, तो इसका भी ध्यान रखना कि समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि समुच्च को लिखने की विधियाँ। जैसे ये देखो समुच्च तो है, ठीक है, ये भी समुच्च है। तो बेसिकली क्लास 11th में समुच्च को लिखने की जो विधि है वो 2 विधि बताया गया है, तो उनको जो है हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो इसको मैं सबसे पहले रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम पढ़ते हैं समुच्चों को लिखने की विधियाँ। 2 विधि है हमारे पास, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो अब जो है हमारा टॉपिक है समुच्चों को लिखने की विधि। ठीक है, तो 2 विधि है हमारे पास, बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहला जो है हमारा स्टूडेंट्स वो है सारणी या तालिका रूप, सारणी या तालिका रूप, ये हमारा पहला विधि है समुच्च को लिखने का। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टैबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड है। तो इसमें हम देखना चाहते हैं कि अच्छा समुच्च को हम किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान करके चलो ए कोई सेट है, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह। तो ये तो हमारा सेट है, अभी अभी मैंने आपको बताया ये सेट है। ठीक, यानी कि समुच्च है। तो इस समुच्च को सारणी या तालिका रूप में हम कैसे लिखेंगे, है कि नहीं, क्योंकि समुच्च को लिखने की कितने विधि हैं, 2 विधि हैं। पहला सारणी या तालिका रूप, दूसरा मैं अभी बताऊंगा जस्ट इसको बताने के बाद। तो ठीक है, अगर ये समुच्च है तो इसको इस तरीके से यानी कि इस विधि में लिखना कैसे है, इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। ठीक, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले अभी मैं आपको बताता हूँ एलिमेंट्स। इसमें एक डिस्कशन होता है एलिमेंट्स यानी कि अवयव यानी कि एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, एलिमेंट्स हम किसको बोलेंगे, तो जिस भी वस्तुओं का कलेक्शन आप कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह, तो इसमें तो पता है ना कि आपको क्या क्या चीज़ आएगा। तो इसमें जो आएगा ए, ई, आई, ओ और यू आएगा। ठीक है, तो कलेक्शन के अंदर जो भी वस्तुएं होती है उन वस्तुओं को हम कहते हैं अवयव यानी कि एलिमेंट्स। क्लियर, जैसे इसके पहले हमने बात किया था प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो प्राकृतिक संख्या में क्या था 1 2 3 4 इस तरीके से, तो उन सारे नंबर्स को हम बोलेंगे अवयव यानी कि एलिमेंट्स। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि अवयव हम किसको बोलेंगे, तो कलेक्शन में जो वस्तु इंक्लूड रहता है उस वस्तु को हम बोलते हैं अवयव यानी कि एलिमेंट्स। यहाँ पे देखो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर का समूह, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर में कौन कौन सा वस्तु आएगा, यही सब आएगा ना। तो इन सब को हम बोलते हैं एलिमेंट्स यानी कि अवयव। क्लियर, तो अब देखना कि ये जो सेट है हमारा समुच्च है, इसको हम तालिका रूप में कैसे लिखेंगे। तो ध्यान से सुनो, इतना तो मुझे पता है कि आएगा इतना ही अवयव, ए आएगा, ई आएगा, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू, इतना ही एलिमेंट्स आएगा ना। चलो ठीक है, तो अब हम एलिमेंट्स बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर इतना ही एलिमेंट्स है, ए, ई, आई, ओ और यू। तो इसको लिखना कैसे है सारणी या तालिका रूप में, क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं,
किसी सेट के अंदर, तो इस सेट के अंदर इतना ही एलिमेंट्स है, तो हर एक एलिमेंट्स के बीच जो है कॉमा लगा दो। तो हमने जो है लगा दिया है कॉमा। उसके बाद क्या करना होता है कि कॉमा लगाने के बाद इसको जो है मंझोले ब्रैकेट से बंद कर दो और हो गया आपका सेट तैयार। किस रूप में? तो सारणी या तालिका रूप में। बड़ा ही सिंपल है, देख लो। क्या करना होता है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे उस सेट के अंदर, तो हर एक एलिमेंट्स को कॉमा लगा लगा करके लिख दो और उसके बाद मंझोले कोष्ठ से क्या करना है, बंद कर देना है। तो यही जो हो जाता है आपका सारणी या तालिका रूप में सेट्स का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो बड़ा ही सिंपल है। ओके, तो उसके बाद दूसरा बात करते हैं। दूसरा जो हमारा है, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, निर्माण रूप, इसको हम बोलते हैं सेट विल्डर फॉर्म। ठीक है, इसमें हम समुच्चय को कैसे लिखते हैं तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा समुच्चय है, तो मान लेते हैं कि ए बराबर कोई समुच्चय है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह। तो इसको अब हमें समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखना है? दो ही विधि है हमारा रिप्रेजेंट करने का समुच्चय को। पहला सारणी या तालिका रूप, तो इसमें हम कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि उन सेट के यानी कि उस समुच्चय के सारे एलिमेंट्स को कॉमा लगा लगा करके लिख करके और एक मंझोले ब्रैकेट से बंद कर देना है। बट इसमें कैसे लिखना है तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आपको एक ब्रैकेट लेना है मंझोले वाला, ठीक। उसके बाद x लिखना है, x कोई वेरिएबल है, x को लिख देना है। उसके बाद x के बाद आपको ये चीज़ लिखना है, इसको बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं? कॉलन, ठीक। या तो इसको सच दैट भी बोलते हैं, सच दैट, ठीक है। तो ये चीज़ लिखोगे x के बाद, या तो फिर आप तिरछी लकीर लिखोगे, ठीक है। लिखने का तरीका है बेसिकली कि समुच्चय को जब हम लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले मंझोले ब्रैकेट, उसके बाद x और उसके बाद यहाँ पे 2 ठो कॉमा लगा दो या फिर तिरछी लकीर लगा दो, बात एक ही है। उसके बाद फिर से x लिखो और उसके बाद जो समुच्चय में कह रहा है उसके गुण को लिख दो। तो समुच्चय में क्या कह रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह, तो यही चीज़ आप एक बार फिर से यहाँ पे लिख दो, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x सच दैट x, और x क्या है तो x जो है अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर है। इस तरीके से जो हम लिख देंगे, हो जाएगा हमारा किसी भी समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, है कि नहीं। ये हमारा था, समझो कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। करते हैं सेकेंड। मान करके चलो कि दूसरा कोई सेट है और सेट क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो इसका अगर हमको तैयार करना रहेगा समुच्चय निर्माण रूप में सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि ब्रैकेट लिख करके x लिखेंगे, उसके बाद कॉलन लिख दो या तो सच दैट लिख दो, बात एक ही है, दोनों में से एक ही लिखना, दोनों नहीं लिखना। तो x लगा करके हमने जो तिरछी लकीर लगा दिया, उसके बाद फिर से x लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है कि जो भी बोला जा रहा है उसी चीज़ को लिख दो। तो प्राकृतिक संख्याओं का समूह, प्राकृतिक संख्याओं का समूह, ठीक है जी। अब देखना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हालांकि ये जो बेसिकली 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं समुच्चय को, तो 2 तरीके से क्यों कर रहे हैं तो ध्यान से देखना। इसमें मैंने आपको कहा था कि किसी भी समुच्चय के जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको कॉमा लगा लगा करके उसके बाद ब्रैकेट से बंद कर देना और हो जाएगा सारणी या तालिका रूप में समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन। बट इसमें अगर हम ऐसा करते हैं तो मान करके चलो कि अगर यही एक तरीका रहता समुच्चय को लिखने के लिए, ठीक। तो अगर मैं इसमें आपको बोलता कि प्राकृतिक संख्या का समुच्चय
को लिखो तो आप क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट्स को तो जब आप जो है लिख ही नहीं सकते हैं तो हर एक एलिमेंट्स के साथ आप कॉमा लगा करके कैसे लिखोगे, इसमें नहीं हो सकता है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसमें मैंने आपको कहा था कि हर एक एलिमेंट्स को लिखने के बाद कॉमा लगा लगा करके लिखने के बाद ब्रैकेट से बंद कर दो, हो जाता है आपका सेट तैयार टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में। अगर मैं आपसे इसमें कहता कि प्राकृतिक संख्या का समुच्च लिखो, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का समूह जो है वो भी एक हमारा समुच्च है, तो उसको आप कैसे लिखते, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो प्राकृतिक संख्या तो इनफाइनाइट है, तो उसको तो आप इसमें लिख नहीं सकते थे, क्योंकि हर एक एलिमेंट्स को लिखना थोड़ी पॉसिबल है प्राकृतिक संख्या वाला, नहीं लिख सकते हैं ना। प्राकृतिक संख्या ये रहा, इस तरीके से ढेरे सारे एलिमेंट्स है, तो आप कैसे कॉमा लगा लगा करके लिखोगे, इसमें तो हो ही नहीं सकता है। तो इसी चीज़ को बचने के लिए, यानी इसको तो हम इसमें तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि इसमें तो ढेरे सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक। और हमने कहा नहीं, एलिमेंट्स को लिखो और हर एक के बाद कॉमा लगा लगा करके लिखने के बाद ब्रैकेट से बंद कर देना। तो इसी चीज़ से बचने के लिए इसको, इसमें जो है इस सेट्स में, यानी कि ये सेट हमारा क्या था, प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो इसको एलिमेंट्स के थ्रू ना लिख करके उसके गुण को ही लिख देते हैं, ताकि सामने वाला को समझ में आए कि इसमें है तो ढेरे सारे एलिमेंट्स, बट वो देखो ये सिर्फ पढ़ेगा। अगर इसमें हम लिखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब बना करके हम लिख दिए तो अच्छी बात है। देखो प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो इसको ऐसे ही हमने रहने दिया है, इसमें हम सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखे, बट हाँ एक्स इस तरीके से हमने डिफाइन करा है कि एक्स तिरछी लकीर एक्स, यानी एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पे इस चीज़ को भी इस्तेमाल हम कर सकते थे। और इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो सिर्फ हम बोल रहे हैं कि अच्छा इसमें भी प्राकृतिक संख्या ही है, और आप जो चाहो इस ब्रैकेट के अंदर प्राकृतिक संख्या में से कुछ भी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ले लो प्राकृतिक संख्या के रूप में। बट इसमें हमने अभी भी सारे एलिमेंट्स को लिखा नहीं है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। तो ये है हमारा समुच्च को लिखने का विधि। ओके, तो समुच्च को विधि मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए दो विधि है, पहला टेबुलर और रोस्टर फॉर्म यानी कि सारणी या तालिका रूप, एंड दूसरा समुच्च निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म। और बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, अभी जस्ट हम आपको बताएंगे परिमित और अपरिमित समुच्च। तो परिमित समुच्च क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट परिमित हो, मतलब गिना जा सके, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट गिना नहीं जा सके, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर का समूह। तो इसमें देखो 5 ही एलिमेंट्स है, तो इसको तो हम गिन सकते हैं ना, तो ये हो गया हमारा परिमित समुच्च। इसको देखो प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो इसमें तो ढेरे सारे एलिमेंट्स है, तो इसको तो हम गिन ही नहीं सकते हैं, तो इसको बोलते हैं अपरिमित समुच्च। तो बेसिकली अपरिमित समुच्च को ही हम लिखते हैं समुच्च निर्माण रूप में, क्योंकि इसको इस तरीके से लिखना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ना अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम पढ़ लेते हैं परिमित और अपरिमित समुच्च। तो अगला टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स परिमित समुच्च। अभी मैंने हालांकि आपको बताया है परिमित समुच्च जिसको कहते हैं फाइनाइट सेट्स। तो फाइनाइट सेट बेसिकली उस सेट को कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, मतलब गिना जा सके, ठीक। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है काउंटेबल हो, गिन सकते हैं उसमें एलिमेंट्स को, ठीक। जैसे अगर मैं कहूँ कि ए कोई सेट है और इसके अंदर इतने एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, तो इसमें तो स्पष्ट पता चल रहा है कि 3 ही एलिमेंट है, समझ में आ रहा है ना। तो ये 3 एलिमेंट है, तो बेसिकली इसमें हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा 3 एलिमेंट हो गया, इसीलिए इस सेट को हम बोलेंगे परिमित समुच्च, क्योंकि इसमें जो भी अवयव है उसको हम गिन रहे हैं, है कि नहीं। उसके बाद दूसरा हमारा आता है अपरिमित समुच्च। तो अपरिमित समुच्च को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट्स। तो इनफाइनाइट सेट क्या है कि जिसमें अवयवों की संख्या गिना नहीं जा सके। जैसे अभी मैंने आपको कह रहा था प्राकृतिक संख्या का समुच्च, ए है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च। तो इसमें जो है आप एलिमेंट्स बता ही नहीं सकते, इसमें ढेरे सारा एलिमेंट्स है कि नहीं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, कौन सा सेट्स हो गया, तो अपरिमित, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसको आप गिन नहीं सकते हैं, बेसिकली ये अपरिमित समुच्च है, ठीक है। तो ये दोनों आपको समझ में आया।
नाउ ऑडियंस बात करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी आती है, थोड़ा सा देखना, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इसको है ना, एंड इसके बारे में, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू एंड इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका क्या मतलब है इसको समझ लो, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसको डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, यहाँ पे सॉरी इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू और इसको डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, तो इसका मतलब क्या है वो चीज़ हम समझते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सेट एक लिख देता हूँ, जैसे कि ए कोई सेट है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर का समूह। ठीक है जी, तो इसका अगर हम सेट तैयार करेंगे तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, सेट रोस्टर फॉर्म में है ना, रोस्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सा आएगा, ए आएगा, ई आएगा, आई, ओ एंड यू। ठीक है, तो यही 5 एलिमेंट्स है। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ए एलिमेंट्स इस सेट ए के अंदर बिलोंग करता है, तो बिलोंग का मतलब है कि उसमें है या नहीं, तो इस चीज़ को ध्यान से चेक करो। इसका कहने का मतलब है, बिलोंग्स टू का मतलब है कि ए जो एलिमेंट्स है, ए जो अवयव है सेट ए के अंदर है, इसका कहने का मतलब यही है, मतलब कि ए जो अवयव है ए से बिलोंग कर रहा है। जैसे कभी कभी कोई पूछता नहीं है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वही चीज़ हो गया कि ए जो है ए से बिलोंग करता है कि नहीं, तो हाँ करता है, मतलब ए सेट के अंदर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एफ इससे बिलोंग करता है, तो नहीं बिलोंग करता, तो इसमें हम लिखेंगे एफ डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो बिलोंग्स टू का मतलब एंड डज नॉट बिलोंग टू का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली अगर उस सेट में रहता है तो बोलते हैं बिलोंग्स टू, और उस सेट के अंदर नहीं रहता है तो बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इतना स्टूडेंट्स हमारा अभी चला है पार्ट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन। तो ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, तो इसके आगे का इंट्रोडक्शन जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।